पार्ट 2 बीएसएनएल मॉडल। शुरुआत 1986 में हुई थी। एमटीएनएल का फॉर्मेशन किया गया था। मुंबई और दिल्ली महानगर में डीओटी के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए एमटीएनएल बनाया गया था। 1 अक्टूबर 2000 को एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू कैबिनेट का डिसीजन दिया गया, जिसमें ये बोला गया कि डीओटी के सभी एसेट्स को बीएसएनएल में ट्रांसफ़र किया जाता है और बीएसएनएल का फॉर्मेशन हो गया 1 अक्टूबर 2000 को। फॉर्मेशन होने के बाद सभी एम्प्लॉयज़ डीम्ड डिप्टेशन पे बीएसएनएल में आ गए। 2000 से 2003 के बीच में अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में कई कैडर्स थे, जिसमें ग्रुप ए बी सी डी हर तरह के एम्प्लॉयज़ थे। 2000 से 2003 के बीच में ग्रुप बी सी और डी हर तरह के कैडर के एम्प्लॉयज़ को एब्जॉर्प्शन का काम कंप्लीट कर दिया गया 2003 तक। कैबिनेट अप्रूवल के थ्रू ग्रुप ए को 5 साल का डीम्ड डिप्टेशन दिया गया था। 5 साल के बाद 1 अक्टूबर 2005 को 5 साल पूरा हुआ और 4 अक्टूबर 2005 को ग्रुप ए को ऑप्शन फॉर्म सर्व किया गया, जिसमें सभी कैडर्स में आईटीएस के अलावा सभी ग्रुप ए ऑफिसर्स ने एब्जॉर्प्शन को चूज़ किया और वो बीएसएनएल में एब्जॉर्ब हो गए। आईटीएस के मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ ने कुछ भी चूज़ नहीं किया। उस टाइम पर कुछ भी ना चूज़ करना ऐसा हुआ करता था कि आप गवर्नमेंट के ही पार्ट रहेंगे। कुछ ना चूज़ करने के साथ ही आईटीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक रिट पिटीशन फाइल करी दिल्ली हाई कोर्ट में और उन्होंने डिमांड करी प्रोस्पेक्टिव डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की। बेसिकली ये क्या है, ऑप्शन फॉर्म के तहत कुछ ऐसा था कि अगर आप एब्जॉर्ब होने का ऑप्ट करते हो तो ऐसा माना जाएगा कि जिस दिन बीएसएनएल का फॉर्मेशन हुआ है और आप डीम्ड डिप्टेशन पे आए हैं 1 अक्टूबर 2000 को, उसी दिन आप एब्जॉर्ब हो गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का स्टेटस आपका उसी दिन ख़त्म हो गया है। हालांकि ये ऑप्शन फॉर्म आप भर रहे हैं 2005 में, मगर ये किया जा रहा है इम्प्लीमेंट 2000 से ही, जो कि सही नहीं था। ऑफिसर्स एसोसिएशन का ये कहना था कि जब आपका ऑप्शन फॉर्म एक्सेप्ट होता है गवर्नमेंट द्वारा, उसी डेट को आप एब्जॉर्प्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। आईटीएस के जो ऑफिसर्स थे, ग्रुप ए ऑफिसर्स, उनको एब्जॉर्ब नहीं होना था, उनको अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही ऑप्ट करना था। मगर उन्होंने ये केस एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड क्यों फाइल किया? क्योंकि वो टाइम बाई करना चाहते थे। जितना टाइम बाई करेंगे उतना आपका से स्ट्रॉन्ग होगा, या आपके पास नए सिनेरियोज आ सकते हैं, नए एवेन्यूज़ ओपन हो सकते हैं अपनी बात को पूरा करने का। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चलती रही। अगस्त 2008 और सितंबर 2011 को 2 बार और ऑप्शन फॉर्म ग्रुप ए ऑफिसर्स को सर्व किया गया, मगर किसी ने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया। और चूंकि उस टाइम पर ऐसा था कि अगर आप कुछ ऑप्ट नहीं करते हो तो आप गवर्नमेंट के ही पार्ट होते हो, नवंबर 2011 को जितने भी आईटीएस के ऑफिसर्स थे उनमें से 355 ग्रुप ए ऑफिसर्स को डीओटी में वापस रिपैट्रिएट कर दिया गया और 945 ऑफिसर्स ऐसे थे जो बीएसएनएल में ही वर्किंग रहे, जो कि एक तरह से थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही, मगर उनको रिपैट्रिएट नहीं किया जा रहा था क्योंकि बीएसएनएल को भी फंक्शन करना था और उसमें ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट थी। फिलहाल जो दिल्ली हाई कोर्ट में डिस्कशन चल रहा था, उस डिस्कशन का रिजल्ट अप्रैल 2012 को आया। अप्रैल 2012 में हाई कोर्ट ने कहा कि जो प्रोस्पेक्टिव डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात कही गई है वो सही है और ऑप्शन फॉर्म के मुताबिक जो 1 अक्टूबर 2000 को ही एब्जॉर्प्शन डेट कंसीडर किया जा रहा है ये इलीगल है। और ये बोला गया कि आप ऑप्शन फॉर्म दोबारा से सर्व करिए और 2 वीक के अंदर जो भी लोग गवर्नमेंट ऑप्ट करें उनको आपको रिपैट्रिएट करना है। उसके बाद लगभग 7 महीने तक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट और
हाई कोर्ट के बीच में डिस्कशन होता रहा, उन्होंने टाइम मांगा, बीएसएनएल ने बोला कि अगर हम सारे ऑफिसर्स को अभी भेज देते हैं एक साथ तो वी विल कम टू अ स्टैंड स्टिल, तो आप हमें कुछ समय दीजिए। डिस्कशन चलते रहे। फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को ये डायरेक्ट किया कि आप रिपैट्रिएशन 15 दिसंबर 2012 तक हर हालत में कंप्लीट करिए। यूनियन ऑफ इंडिया ने 18 दिसंबर 2012 को हाई कोर्ट में ये बात बताई कि हमने रिपैट्रिएशन के लिए क्या कुछ किया जाना है उसका प्रपोज़ल बना लिया है और वो पुटअप कर दिया गया अप्रूवल के लिए, तो आप हमें थोड़ा समय और दे दीजिए ताकि हमारा अप्रूवल हो जाए। तो हाई कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग जो कि 1 फरवरी 2013 को थी तब तक का समय दिया। फाइनली 13 फरवरी 2013 को यूनियन ऑफ इंडिया को अप्रूवल मिल गया और उन्होंने 15 फरवरी 2013 को हाई कोर्ट में प्रपोज़ल को डिस्क्लोज़ किया और बताया और उनसे समय मांगा कि अब हम इस प्रपोज़ल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइनली उनको 6 वीक का टाइम दिया 15 फरवरी 2013 से कि 6 वीक के अंदर अंदर अब आप इस प्रपोज़ल को इम्प्लीमेंट करिए, आपका प्रपोज़ल ठीक है। और पुराने जितने भी ऑर्डर्स थे जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आप इम्प्लीमेंट करिए वो सारे ऑर्डर्स ख़त्म कर दिए गए। नया ऑर्डर इशू किया गया, डायरेक्शन इशू किया गया हाई कोर्ट से कि आप 6 वीक के अंदर अंदर आप इसको रिपैट्रिएशन का काम कंप्लीट करिए। अब जो प्रपोज़ल था वो क्या था? वो प्रपोज़ल कुछ इस तरह से था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट ऑप्ट कर रहे हैं ग्रुप ए ऑफिसर्स, उन सभी को रिपैट्रिएट किया जा रहा है डीओटी में। इस प्रपोज़ल को फाइनली इम्प्लीमेंट किया गया 11 मार्च 2013 को। और क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया वो मैं एक साथ बता दे रहा हूँ। 11 मार्च 2013 को सुबह एक ऑर्डर किया गया कि सभी ग्रुप ए ऑफिसर्स, सभी एम्प्लॉयज़ जिन्होंने गवर्नमेंट ऑप्ट किया है उनको रिपैट्रिएट किया जा रहा है डीओटी में। और सेम डे 11 मार्च 2013 को ही रात में एक और ऑर्डर अपलोड किया गया जिसमें ये बोला गया कि आप सभी एम्प्लॉयज़ को वापस से बीएसएनएल में रीडिप्लॉय किया जा रहा है। नॉर्मली रूल ये है कि अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किसी पीएसयू में डिप्लॉय किया जाता है तो उसका इमीडिएट एब्जॉर्प्शन होता है, बट इस केस में गवर्नमेंट ने स्पेशल कंसेशन दिया था कि आप रीडिप्लॉय हो रहे हैं मगर आप एब्जॉर्ब नहीं होंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपको कोई डेपुटेशन अलाउंस भी नहीं मिलेगा। नंबर 3, आप किसी और फॉरेन डेपुटेशन के लिए या फिर चाहे वो सीएसएस हो पोस्ट या फिर नॉन सीएसएस, जैसे हम लोग डेपुटेशन अप्लाई करते हैं उस तरह किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। और इस डेपुटेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आप पर ये जो करंट में आप बीएसएनएल में डेपुटेशन है ये एक सीलिंग की तरह काम नहीं करेगा। बेसिकली उससे उन्हें फ्री कर दिया गया कि एक डेपुटेशन से दूसरे डेपुटेशन जाने में बीच में कुछ मिनिमम टाइम पीरियड होता है, या फिर किसी एक डेपुटेशन में रहने के लिए आप कब तक रह सकते हो उसका भी एक सीलिंग लिमिट है। तो वो ये डेपुटेशन आपके लिए काउंटर नहीं होगा। इसके अलावा इस प्रपोजल में ये भी था कि डीओटी और बीएसएनएल के बीच में आपस में एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र चलता रहेगा। ये ट्रांसफ़र डीओटी ही गवर्न करेगा। हालांकि जब तक कोई ऑफिसर बीएसएनएल में पोस्टेड है तब तक उसका बीएसएनएल के अंदर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र ये बीएसएनएल के सीएमडी द्वारा किया जाएगा, मगर डीओटी और बीएसएनएल के बीच में ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ डीओटी के द्वारा किया जाना है। प्रमोशन के लिए ये बोला गया कि उस टाइम पे आईटीएस की कैडर 463 रह गई थी, तो ये बोला गया कि आपका जो प्रमोशन होगा वो इसी 463 पोस्ट के अगेंस्ट में होगा। 463 पोस्ट के अगेंस्ट में प्रमोशन उनका भी होगा जो डीओटी में है और उन ऑफिसर्स का भी होगा जो बीएसएनएल में पोस्टेड है। तो प्रमोशन के लिए हर वो ऑफिसर एलिजिबल है जिसने गवर्नमेंट ऑप्ट किया है, मगर ये प्रमोशन जो के लिए जो स्ट्रेंथ आइडेंटिफाइड है वो 463 होगी। अच्छा, साथ में ये भी कहा गया कि अब ये मैकेनिज़्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें ऐसा था कि अगर बीएसएनएल में जो ऑफिसर पोस्टेड है वहाँ ऊपर
एक वैकेंसी खाली होती है तो डीओटी से कोई सीनियर ऑफिसर उस वैकेंसी को फिल करने के लिए आ सकता है। डीओटी में फिर एक वैकेंसी खाली हो जाएगी, उसको फिल करने के लिए जो बीएसएनएल में ऑफिसर पोस्टेड है वो डीओटी जाके वहाँ प्रमोशन पा जाएगा। तो बेसिकली ये चेन बना रहेगा और जो गवर्नमेंट ऑप्ट किए हुए ऑफिसर्स हैं उनको तो प्रमोशन मिलता रहेगा, मगर जो नीचे के ऑफिसर्स हैं वो जो कि एब्जॉर्ब हो गए हैं उनको प्रमोशन के थ्रू हायर पोस्ट पे पहुंचने का मौका नहीं मिल रहा था। ये जिन्होंने गवर्नमेंट ऑप्ट किया उनके लिए एक फ़ायदे की स्थिति थी और जिन्होंने एब्जॉर्प्शन ऑप्ट किया था उनके लिए एक ये नुकसान की स्थिति थी। इस प्रपोजल के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इंश्योर कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि आप सभी का रिपेट्रिएशन करिए इमीडिएट, वो उन्होंने अचीव कर लिया। साथ में जो बीएसएनएल की समस्या थी कि आप सारे ऑफिसर्स को ले जाएंगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे, वो भी सॉर्ट आउट हो गई कि उनको दोबारा से रीडिप्लॉय कर दिया गया। अच्छा, ये रीडिप्लॉय जो किया गया ये डिमिनिशिंग ऑर्डर में किया गया था, मतलब कि अगले 10 साल में ये ऑफिसर्स धीरे धीरे करके बीएसएनएल की पोस्ट को छोड़ देंगे ताकि ग्रेजुअली बीएसएनएल अपने आप में सस्टेन कर सके और वर्किंग उसकी रुके ना। साथ में जो आईटीएस के ऑफिसर्स हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो, उनका भी करियर प्रोग्रेशन और ये सब कुछ बना रहे। इसके बाद भी आईटीएस ऑफिसर्स ने कई सारे लिटिगेशंस किए। फाइनली आज की डेट में आईटीएस की स्थिति यह है कि 14 अक्टूबर 2020 को उनका कैडर रिव्यू के बाद नए रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं जिसके तहत उनकी 853 पोस्ट्स यानी कि कैडर स्ट्रेंथ डिफाइन की गई है। इसके अलावा 720 स्पेशल डिमिनिशिंग रिजर्व डिफाइन किया गया है जो कि बीएसएनएल में पोस्टेड हैं, जो कि 10 साल में डिमिनिश होकर ख़त्म हो जाएंगे। ये एक टेम्पररी पोस्ट है। इनका एक डेपुटेशन रिजर्व भी है जिसकी संख्या 310 है। ये कुल मिला के आईटीएस की हिस्ट्री और बीएसएनएल का कन्वर्जन था।